दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और सुबह होते ही उसे मरवा देता। लेकिन एक मंत्री की लड़की ने अपने पिता से अनुरोध किया कि मुझे राजा से शादी करनी है और इस अन्याय को रोकना है। मंत्री बोला, मैं तेरा यह ख्याल कबूल नहीं कर सकता। मैं तुझे जानबूझकर इस मुसीबत में कैसे डालूं? ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी के लिए यह सोचेगा? भले ही तुझे अपनी जान प्यारी ना हो, मगर मैं तेरा खून अपने हाथों से नहीं कर सकता। मगर रूपवती अपनी जिद पर अड़ी रही। मंत्री बोला, तू मुझे बेकार गुस्सा दिला रही है। क्यों मरना चाहती है? जो बिना सोचे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। मुझे डर है तो उस गद्दे की तरह ना हो जाए जो सुख में तो था मगर अपनी नादानी से दुख में पड़ गया। रूपवती बोली, पिताजी, आप मुझे उस गधे की कहानी सुनाइए। मंत्री मूर्ख गद्दे की कहानी सुनाने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी था जिसके गांव में पशुओं के अनेक कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन व्यापारी अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है। तेरी रोज मलाई दलाई होती है। खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कोई कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहां दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। किसान मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कह रहा है वो सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जान पड़ता है कि तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी हालात पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए तू एक काम कर, उस काम को करने के बाद वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे और तू सूख से भी रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है? गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बहुत अच्छा उपाय बताया है। भगवान तुझे प्रसन्न रखे। दूसरे दिन सवेरा होते ही किसान जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाया जाए, तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। किसान ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और आज इसको काम में नहीं लिया जाए। किसान ने तुरंत व्यापारी को बैल के बीमार होने की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर समझ गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर अमल करके स्वयं को रोगी दिखाया है। इसलिए उसने किसान से कहा कि आज गधे को हल जोतने के लिए खेत में ले जाओ और किसान व्यापारी की आज्ञा अनुसार गधे को हल में जोतने के लिए खेत में ले गया और उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का बिल्कुल अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक काम के अलावा सारे दिन उस गधे पर चाबुक से इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नाद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। गधा मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर लिया। मंत्री ने इतनी कथा कर कहा, बेटी,
तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है। तू क्यों चाहती है कि गधे के समान स्वयं को कष्ट में डाले? रूपवती अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप बादशाह से मेरा विवाह नहीं करेंगे, मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। रूपवती ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ? मंत्री ने कहा, दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, अगर सुबह किसान तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा, बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा मालिक अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई को बुलाकर लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वह मित्रता के नाते तुझे बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा मालिक तुझे स्वस्थ देखकर मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला, भाई, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा है। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा हूं। स्त्री ने कहा, मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हैं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुझे यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह सिखाया था, सिखाने के बाद वह मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। यह कहकर वह स्त्री घर में आ गई और अपनी कमरे का दरवाजा बंद करके रात भर जोर जोर से गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी स्त्री का वही हाल देखा। तो व्यापारी अपनी स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे, मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हट छोड़ ही नहीं रही है, तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस स्त्री को अनुचित हट छोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे मां की यह दशा देखकर हाहाकार करने लगे। व्यापारी की समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हट ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। व्यापारी सोचने लगा कि अगर मैं बताता हूं तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद ना करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा मालिक अति चिंताकुल है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री संभोग की भी बात भी सोचे। मुर्गा बोला, हमारा मालिक तो मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं,
अगर हमारा मालिक एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि मालिक क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए। मुर्गे ने कहा, हमारे मालिक को करना चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कमरे में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है, दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हट छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कमरे में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक ले, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया। यह कहानी सुनाकर मंत्री ने रूपवती से कहा कि अगर तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा ही दंड दूंगा जैसा व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। रूपवती ने कहा, आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती। अपनी इच्छा का विचार सिद्ध करने के लिए मुझे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं और कथाएं मालूम हैं, लेकिन उन्हें कहना बेकार है। यदि आप मेरी कामना पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछे बगैर स्वयं ही बादशाह की सेवा में पहुंच जाऊंगी और शादी कर लूंगी। अब मंत्री विवश हो गया। उसे रूपवती की बात माननी पड़ी। वह बादशाह के पास पहुंचा और अत्यंत शोक संवेदना स्वर में निवेदन करने लगा, मेरी पुत्री आपके साथ विवाह सूत्र में बंधना चाहती है। बादशाह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने अपनी पुत्री के लिए ऐसा भयानक निर्णय क्यों लिया? मंत्री ने कहा, लड़की ने खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया है। उसकी खुशी इसी बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुबह मृत्यु के मुख में चली जाए। बादशाह का आश्चर्य इस बात से और बढ़ा। वह बोला, तुम इस धोखे में नहीं रहना कि तुम्हारा ख्याल करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूंगा। सवेरा होते ही मैं तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी बेटी को सौंपूंगा कि उसका वध करवाओ। यह भी याद रखना कि यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसके वध में विलंब किया तो मैं उसके वध के साथ तेरे वध की भी आज्ञा दूंगा। मंत्री ने निवेदन किया, मैं आपका चरण सेवक हूं। यह सही है कि वह मेरी बेटी है और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत ही दुख होगा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बादशाह ने मंत्री की बात सुनकर कहा, यह बात है तो इस कार्य में विलंब क्यों किया जाए? तुम आज ही रात को अपनी बेटी को लाकर उसका विवाह मुझसे कर दो। मंत्री बादशाह से विदा लेकर अपने घर आया और रूपवती को सारी बात बताई। रूपवती यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने शोक से व्याकुल पिता के प्रति किए गए उपकार के बाद कहने लगी, पिताजी, आप मेरा विवाह करके कोई पछतावा न करें। भगवान चाहेगा तो इस मंगल कार्य से आप जीवन भर हर्षित रहेंगे। फिर रूपवती ने अपनी छोटी बहन मालती को एकांत में ले जाकर उसे कहा, मैं तुमसे एक बात की सहायता चाहती हूँ। आशा है तुम इससे इनकार नहीं करोगी। मुझे बादशाह से ब्याहने के लिए ले जाएंगे। तुम इस बात से व्याकुल नहीं होना, बल्कि मैं जैसा कहूं वैसा करना। मैं तुम्हें विवाह की रात पास में सुलाऊंगी और बादशाह से कहूंगी कि तुम्हें मेरे पास आने दे, ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें धैर्य बंधा सकूं। उसके बाद मैं कहानी कहने लगूंगी। मुझे विश्वास है कि इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी। मालती ने कहा, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगी। शाम को मंत्री रूपवती को लेकर राजमहल में गया। उसने धर्मानुसार पुत्री का विवाह बादशाह के साथ करवाया और पुत्री को महल में छोड़कर घर आ गया। एकांत में बादशाह ने रूपवती से कहा, अपने मुंह का नकाब हटाओ। नकाब उठने पर रूपवती के अनोखे सौंदर्य से बादशाह एकदम चकित रह गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछने लगा कि तू रो क्यों रही है? रूपवती बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज वह भी यहाँ रहे, ताकि सूर्योदय होने पर हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिल लें। यदि आप अनुमति दें तो वह भी पास के कमरे में सो जाए। बादशाह ने कहा, क्या हर्ज है, उसे बुला लो और पास के कमरे में क्यों, इसी कमरे में दूसरी तरफ सुला लो। उसके बाद छोटी बहन मालती को भी महल में बुला लिया गया।
ध्रुवबल रूपवती के साथ ऊंचे शाही पलंग पर सोया और छोटी बहन मालती पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेट गई। जब एक घड़ी रात रह गई तो मालती ने रूपवती को जगाया और बोली, बहन, मैं तो तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर सो न सकी। मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है। तुम्हें बहुत नींद नहीं आ रही हो तो कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुनाओ, ताकि मेरा जी बहले। रूपवती ने बादशाह से कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्रिय बहन की इच्छा पूरी कर लूं। बादशाह ने अनुमति दे दी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और रूपवती द्वारा कही गई कहानी को हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।